ओके सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का 26 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स में। इनकेस आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे बारे में कुछ बातें पढ़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरी क्लास की पीडीएफ और अपडेट्स वहां पर मिल जाए। चलिए आज की पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या आ गया? ये तो पहली बार कोई चीज देखी है अपने, अचानक से अपने आप ही उठ खड़ी हुई। चलो कोई बात नहीं। सो खैर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहली न्यूज आपके सामने आई है आरबीआई से। आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि उन्होंने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है, कारवाड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को। ठीक है, ये पहले से निशान लगा हुआ, चलो कोई नहीं। सो यहां पर आज कुछ भी हो रहा है, पहले से फाइल के अंदर निशान लगा हुआ है, पहले से नोटिफिकेशन चल रही है। वाह रे वाह, ठीक है, तो सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। खैर, कारवाड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कारवाड़ को यहां पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। क्यों लाइसेंस कैंसिल किया गया भैया, उसके ऊपर बात करते हैं। एक बेसिक जनरल आइडिया ले लेते हैं इस न्यूज के से रिलेटेड कि कोऑपरेटिव बैंक है। कोई भी बैंक जब यहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, बैंकिंग का लाइसेंस दिया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई फिर लेटर ऑन उसको मॉनिटरिंग करता है, सुपरविजन करता है। क्यों करता है? कि वो भाई साहब जो लाइसेंस दिया गया है, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया गया है, जिस जनरल पब्लिक के फेवर के लिए उसके लिए काम करेगा, उसके इंटरेस्ट में काम करेगा, क्या उनके लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई गाइडलाइंस के अवहेलना तो नहीं कर रहा, पूरी कर रहा है, नहीं करना, व्हाट्सएवर द थिंग, आरबीआई उनको सुपरवाइज मॉनिटर भी करता रहता है। और जब आरबीआई को लगता है कि भाई ये गड़बड़ कर दी, यहां पर ये गाइडलाइन ब्रीच कर दी, ये हमारे खामी पाई गई है, तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाता है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जब आरबीआई कहता है कि भाई साहब पेनल्टी तो छोड़ो, ये बैंक काम करने के लायक ही नहीं बचा है, अब अगर इस बैंक को काम करने के लिए कंटिन्यू कहा गया तो ये यहां पर और बेड़ागर करेगा और लोगों के पैसे ज्यादा डूब सकते हैं, डिपॉजिटर्स का पैसा डूब सकता है, तो इसलिए इसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दो। तो इसलिए आरबीआई के पास यह भी अथॉरिटी है कि जब उसने के लाइसेंस दिया था तो ऑब्वियस है वो लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं वो मिल गई। अब आगे चलते हैं। अब लेकिन ये जो है फिलहाल बैंक जो है वो एक टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक का सिस्टम क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक जो नॉर्मल आपके इधर उधर आप बैंक्स देखते हो, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, या जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं या फिर जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनका थोड़ा सा कंसेप्ट इन कोऑपरेटिव बैंक से डिफरेंट होता है। अगर मान लीजिए आज के डेट में कोई एसबीआई जैसा बैंक या कोई भी और बैंक ओपन होना चाहता है तो क्या करेगा? वो सिंपल यहां पर आपका आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई से अप्रूवल लेगा और यहां पर काम बन जाएगा। या फिर उससे पहले एज ए कंपनी अपने आप को रजिस्टर करे तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर होगा और उसके तहत यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करवाएगा और उसके बाद आरबीआई के पास जाकर लाइसेंस ले लेगा, अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, अपना काम शुरू। लेकिन जब भी एक कोऑपरेटिव बैंक काम करना होता है तो कोऑपरेटिव बैंक के लिए यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है। उसको क्या करना होता है? उसको पहले अपने आप को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर रजिस्टर कराना होता है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट की, जिस स्टेट में उसने काम करना है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक पर्टिकुलर एक स्टेट में काम भी कर सकते हैं और अदर स्टेट्स में, 2 से ज्यादा स्टेट्स में भी एक साथ काम कर सकते हैं। तो अगर वो यहां पर एक स्टेट में काम करना चाहता है, उसकी ब्रांचेस को ओपन रखना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके पास जाएगा। और अगर वो एक से ज्यादा स्टेट, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में अपनी ब्रांचेस को ओपन रखना चाहता है, करना चाहता है, तो वो सेंट्रल लेवल पर जो रजिस्ट्रार सोसाइटी है उसके पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक है, ओके, आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। तो इनके पास रजिस्ट्रेशन करवाएगा और लेटर ऑन आरबीआई के पास जाकर अपनी लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करेगा, या फिर यूं कह सकते हैं दोनों चीजें साइमल्टेनियसली यहां पर रहेंगी। अब जब जो रजिस्ट्रार सोसाइटी है और जो आरबीआई है, अब हमेशा से हमेशा यह देखने को मिला है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इनमें एक प्रकार से ड्यूल कंट्रोल रहता है। ड्यूल कंट्रोल मतलब कि एक तरफ से यहां पर उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी यहां पर मॉनिटर कर रहा है, उसके अंडर भी उसका यहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, और दूसरी तरफ यहां पर आरबीआई के तहत भी उसका सुपरविजन, मॉनिटरिंग, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो देयर इज अ ड्यूल कंट्रोल फॉर द कोऑपरेटिव बैंक।
यहां पर आपका, अगर मैं आरबीआई के द्वारा बैंक लाइसेंस कैंसिल कर देता हूं, लेकिन साथ ही साथ जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके द्वारा भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना अनिवार्य होता है। अगर मैं एक नॉर्मल बैंक की बात करूं, नॉर्मल कोई भी बैंक आप देखते हैं, नेशनलाइज या प्राइवेट, जिनके नाम मैंने पहले लिए, उन बैंक्स में आरबीआई ने कह दिया तो खत्म बात। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में बात वहां खत्म नहीं होती है। कोऑपरेटिव बैंक में साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जैसे दोनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, आरबीआई और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास, उसी तरह से उनका लाइसेंस भी कैंसिल साइमल्टेनियसली वहां से भी करवाना पड़ेगा, वहां से भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप सो कि ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको क्लियर हुआ होगा इसके रिगार्डिंग। अब सर ये सब चीजें क्यों बताई आपने, टाइम पास कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे? नहीं, आइए पढ़ते हैं इस न्यूज को, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने इसके बारे में क्यों बताया। सबसे पहले खबर आई है, लाइन आई है, पैरा आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया इसका लाइसेंस, इस पर्टिकुलर बैंक का। यह बैंक 23 जुलाई से यहां पर काम करना बंद कर देगा। चीजेस टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस नहीं होगा। हियर इट कम्स, द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्नाटका, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टेट का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको भी कहा गया है फॉर वाइंडिंग अप द बैंक एंड अपॉइंट अ लिक्विडेटर ऑफ द बैंक। सो हियर इट कम्स द ड्यूल कंट्रोल, कि इसको कहा गया है कि भाई साहब बैंक का बिजनेस वाइंड अप करो, आपका अब काम, हमने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, अब फर्दर आपका काम है, क्योंकि आप भी उतने ही भागीदार हैं इस काम को करने के लिए जितने हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आप वाइंड अप कीजिए और आप इसका लिक्विडेटर अपॉइंट कीजिए। लिक्विडेटर मतलब जो भी बैंक की असेट्स हैं उनको बेचने की यहां पर अब जो जरूरत है, जिससे पैसा वसूला जा सकता है। लेटर ऑन अगर डिपॉजिटर को पैसा नहीं चुकाया जाता बैंक के द्वारा, तो उनकी असेट्स बेचकर यहां पर पैसा चुकाया जाएगा। तो उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट कीजिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपॉइंट कीजिए जो उनकी बैंक की असेट्स को सेल करेगा, लिक्विडेट करेगा। लिक्विडेट का मतलब कि जो असेट्स हैं, कोई प्रॉपर्टीज हैं या बैंक की जो इन्वेस्टमेंट है, उनको बेचकर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। लिक्विड से यहां पर मतलब है कैश में कन्वर्ट करेगा। जब भी बैंकिंग की भाषा में या बैंकिंग के सिनेरियो में या फिर इकोनॉमी के सिनेरियो में जब भी आप वर्ड लिक्विड पढ़े, ध्यान से सुन लो, एक बढ़िया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। जहां पर भी आपको शब्द लिक्विड मिले, एक तो होता है साइंस में आप पढ़ रहे थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, वहां पर अलग है। तरल पदार्थ जिसको बोलते हैं, आप पानी पीते हैं, आप जूसेस पीते हैं, दैट इज ए लिक्विड फॉर्म। यहां पर लिक्विड का मतलब होता है, उसी से संबंधित है, वैसे उसी से कनेक्ट होकर यह लिक्विड बना है बैंकिंग की भाषा में, कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो होता है लिक्विडिटी। वो होती है लिक्विडिटी आपकी कितनी है उस चीज की, यानी कि क्विकली कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में क्या, मेरे पास शेयर्स हैं कुछ कंपनी के, दूसरी तरफ मेरे पास एक प्रॉपर्टी पेपर्स है। एक तरफ शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, एक तरफ मेरे पास प्रॉपर्टी पेपर है। आप बताओ दोनों में से कौन सा जल्दी ज्यादा सेल हो सकता है, क्विकली चीजें सेल हो सकती हैं? ऑब्वियस है शेयर जल्दी सेल हो सकते हैं। मैं बटन दबाऊंगा, शेयर मेरे सेल हो जाएंगे, अगर वो कंपनी को डूबी कंपनी नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंट चल रही है, इन दैट केस। और प्रॉपर्टी पेपर, भाई वो रियल एस्टेट एजेंट के पास जाऊंगा, फिर वो ढूंढेगा, ये कस्टमर ढूंढेगा, हो सकता है रातों रात मिल जाए, हो सकता है 3 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए। सो दैट इज नॉट लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड का मतलब तरलता, यानी कि चलता रहना चाहिए, यानी कि वो कैश में कन्वर्टेबल होना चाहिए, उसको मैं लिक्विडिटी कहता हूं। और जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, दैट इज नॉट सो लिक्विड। वो यहां पर बैंकिंग के भाषा में उसको लिक्विड फंड्स नहीं कहा जा सकता, लिक्विड असेट्स नहीं कहा जा सकता। लिक्विड असेट्स वही होते हैं जो क्विकली कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो यहां पर लिक्विड वर्ड से ही लिक्विडेटर बना है, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक की असेट को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकती है, उस व्यक्ति को हम लिक्विडेटर कहेंगे। जो व्यक्ति ये काम सौंपेगा, जो व्यक्ति मतलब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप सो ये भी क्लियर होगा। ठीक है, आरबीआई ने लाइसेंस करने के लिए रीजंस जो दिए हैं वो दिए हैं, बैंक डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, एज सच इट डज नॉट कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11(1), सेक्शन 22(3) रेड विद द सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये सारे के सारे सेक्शन के तहत उन्होंने लगाए हैं कि भाई साहब ये सेक्शन ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से यहां पर इनके ऊपर इंपोज कर रहे हैं हम। इसके अलावा एडिक्वेट कैपिटल के यहां पर लिखा भी हुआ है कि कैपिटल नहीं है, उतनी पूंजी नहीं है उतनी, और उनकी अर्निंग भी नहीं है कि आगे अपने काम को कंटिन्यू कर सके, है ना। पूंजी नहीं होगी तो आगे काम कैसे कंटिन्यू होगा। मेरे पास पैसा ही खत्म हो गया, मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख रुपए लगा के। अब 5 लाख रुपए लगा के मैंने स्टॉक खरीद लिया, अब दुकान में स्टॉक पड़ा है,
अब कोई लेने ही नहीं आ रहा, पैसा सामान लेने ही आ रहा, मान लीजिए चलो 50,000 का कोई सामान ले गया, अब 50,000 सामान ले तो गया मेरे पास, अब 50,000 पे आ गए, उसमें मुझे अपनी प्रॉफिट भी देखना है, घर की रोजी रोटी भी चलानी है, और फिर 50,000 को मुझे नया स्टॉक भी लेकर आना है, सब कुछ करना है। ठीक है, ऐसे करते करते काम और धीरे 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 मंदा होने लग गया, तो पुराना स्टॉक पड़ा रहा जो कि आउटडेटेड हो गया, और नया स्टॉक लाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो ऑब्वियस सिमिलर सिचुएशन बैंक के पास होगी कि डिपॉजिटर्स नहीं आ नहीं रहे हैं, लोन वो दे नहीं पा रहा है, बैंक के पास यहां पर जो उसकी खुद की कैपिटल थी वो कहां लग रही है, मान लीजिए लोन उसने दिया, लोन डूब रहे हैं, लोन का पैसा वापस नहीं आ रहा जो उसने स्टार्टिंग में दे दिए थे, अब लोन डूब रहे हैं, तो उसके लिए बैंक को उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, प्रोविजनिंग के लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बैंक को हो नहीं रहा क्योंकि नए लोन नहीं दिए जा रहे हैं, और ऑब्वियस है जब प्रॉफिट प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी तो हमें अपना कैपिटल में से पैसा निकालना पड़ेगा प्रोविजनिंग करने के लिए, तो इतनी प्रोविजनिंग कर दी है हमने, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, लॉस में कंपनी जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, बैंक जा रहा है, और कैपिटल ही हम पूरी की पूरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली फंड्स ही नहीं है नए लोन देने के लिए, और जब तक नया लोन नहीं देंगे तब तक मैं यहां पर कमाऊंगा कैसे, पुराना लोन वापस नहीं आएगा तो मैं अपने डिपॉजिटर्स को कैसे वापस दूंगा पैसा। तो ये सब खेल यहां पर इस बैंक में हुआ, दैट इज द मेन रीजन जो इनके द्वारा कहा गया। बैंक को फेल हुआ, ये कुछ सेक्शंस हैं, इनको यहां पर पूरा फुलफिल नहीं किया गया, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा, ऑब्वियस है जब पैसा ही नहीं लोन वाले चुका रहे हैं तो डिपॉजिटर्स को पैसा वापस नहीं दे पा रहा है, तो उनके इंटरेस्ट में, यहां पर इंटरेस्ट का मतलब ब्याज में नहीं है, बैंक का चालू रहना उसके जमा कर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट वो वाला शब्द है, इंग्लिश वाला दूसरा शब्द है, इंटरेस्ट ब्याज वाला नहीं है कि फेवर में नहीं है उसके। ठीक है, बैंक विद इट्स प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन विल अनेबल टू पे इट्स प्रेजेंट डिपॉजिटर्स इन फुल, तो डिपॉजिटर्स को पैसा नहीं चुका पाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, बैंक इज अलाउड टू कैरी, और अगर और बैंक के पास बिजनेस कंटिन्यू रहा तो और लोग डिपॉजिट कराने आएंगे, पुरानों को पैसा नहीं दे रहा, नए को कैसा पैसा देगा यहां पर बैंक, तो इसीलिए यहां पर कारवाड़ कोऑपरेटिव बैंक को प्रोहिबिट किया गया अपने बैंकिंग बिजनेस को कैरी आउट करने से, एज पर डिफाइंड अंडर सेक्शन 5B रेड विद सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। इस पर्टिकुलर लिक्विडेशन के तहत जो भी एसेट्स यहां पर लिक्विडेट होंगी उसके तहत यहां पर, अब सर ये जो डिपॉजिटर्स होते हैं इनको पैसा अपना वापस कैसे मिलेगा, बैंक को बंद कर दिया तो फिर कैसे मिलेगा, तो बैंक के पास जो भी पैसा है फॉर एग्जांपल, या बैंक के पास कोई एसेट्स है, बैंक के पास कोई इन्वेस्टमेंट है, बैंक ने जो लोन दे रखे हैं, जो भी है, तो उनको यहां पर लिक्विडेटर के द्वारा इकट्ठा बनाया जाएगा, इकट्ठा लिखा जाएगा कि भाई साहब क्या क्या किया जा सकता है, वो कर लिया, उसके बाद जो पैसा आया उसको पैसा निकालने में टाइम लगेगा, बेचने में प्रॉपर्टीज टाइम लगेगा, इन बिटवीन यहां पर आरबीआई की एक एजेंसी, आरबीआई की ही एक डिपार्टमेंट कह लीजिए, आरबीआई की सब्सिडरी कह लीजिए, डीआईसीजीसी नाम की है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या काम करती है, ये काम करती है यहां पर एक प्रकार के इंश्योरेंस का। अगर आपका किसी बैंक में 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट पड़ा है तो वो कंप्लीटली इंश्योर्ड है यहां पर डीआईसीजीसी के द्वारा, 5 लाख रुपए से ऊपर का इंश्योर्ड नहीं है, 5 लाख तक का ही यहां पर आपका इंश्योर्ड है, और वो इंश्योर्ड जो है कि आपको 5 लाख रुपए तक का ही पैसा मिलेगा, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख है तब भी आपको 5 लाख ही मिलेगा, वो डीआईसीजीसी देगा। अब सर बाकी पैसा कहां से मिलेगा, बाकी पैसा मिलेगा, मिल सकता है, जरूरी नहीं मिलेगा लेकिन मिल सकता है आफ्टर द लिक्विडेशन, बैंक की और प्रॉपर्टी अगर बेच के कुछ पैसा निकलता है तो फिर वो धीरे धीरे बाकी लोगों में बांटा जाएगा जिनका 5 लाख रुपए से ऊपर का पैसा बैंक के पास पड़ा था। 5 लाख तो का आपको पहले ही मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, जितने भी कस्टमर है, चाहे उनका 2 लाख पड़ा है तो 2 लाख मिल जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। तो वही चीज की बात लिखी है, 5 लाख रुपए तक मिलेगा, डीआईसीजीसी के तहत ये कवर है, प्रोविजन ऑफ डीआईसीजीसी एक्ट 1961। अगर मैं एक डाटा की बात करूं, एक डाटा यहां पर दिया है आरबीआई ने, उसके अनुसार 92.90% ऑफ डिपॉजिटर जो है वो यहां पर डीआईसीजीसी से एलिजिबल है अपना फुल अमाउंट, यानी कि हमारे देश में 92.90% जो यहां पर डिपॉजिटर्स हैं वो यहां पर आज की डेट में एलिजिबल हैं किसके लिए, फुल अमाउंट वापस मिलने के लिए, मतलब 92.90% डिपॉजिटर्स का पैसा यहां पर आपका कम है किससे, 5 लाख रुपए या 5 लाख से कम है। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे और हैं, तकरीबन 7.10% लोग और हैं हमारे देश में
जो कि यहां पर जिनके खातों में 5 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस यहां पर पड़ा हुआ है। तो यानी कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसी के अंडर कवर हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा ही डाटा शायद मैंने कुछ दिन पहले भी शायद आपको पढ़ाया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद पढ़ाया था, अनक्लेम डिपॉजिट वाले में पढ़ाया था कि नहीं मुझे, या वो दूसरा डाटा तो जो भी था। तो उस डाटा, अगर वो यही डाटा था तो कंफ्यूज मत होना कि सर वहां लगता यहां लगता, क्योंकि ऑब्वियस है ये फिगर तो बदलती रहती है, परसेंटेज फिगर बदल भी सकती है टाइम टू टाइम। रीजन बीइंग, क्योंकि डिपॉजिटर मान लीजिए आज किसी के खाते में 2 लाख रुपए पड़ा है, कल उसके खाते में 10 लाख आ गया, किसी के खाते में पहले 10 लाख पड़ा था, आज के खाते में 2 लाख हो गया था ना। तो ये यहां पर इन्होंने डाटा 30 जून का निकाला है, तो इसलिए यहां पर 30 जून का डाटा ये वाला है। ठीक है, डीएससी से ऑलरेडी पेड 30 जून को ऑलरेडी इसने 37.79 करोड़ रुपए दिए भी चुका है। किसको दिया भला? पिछले दिनों में कोई बैंक बंद हुए होंगे, लाइसेंस कैंसिल हुए होंगे, होते रहते हैं, तो उसी के तहत यहां पर डीआईसीजी ने ऑलरेडी अपनी तरफ से 37.79 करोड़ रुपए लोगों को दिया है। तो ये आपको ज्यादा अमाउंट नहीं लग रही होगी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हो, क्योंकि ऐसे नहीं फ्रीक्वेंट बैंक फेल हो रहा है, बैंक बंद हो रहा है। और होते भी कौन से बैंक है? ऐसे कोऑपरेटिव बैंक की बहुत छोटे छोटे बैंक जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो इनमें ज्यादा डिपॉजिटर का पैसा होता भी नहीं है ना। इन्हीं डिपॉजिटर के पैसे 5 लाख रुपए तक की इनके पास डिपॉजिट करते हैं, ज्यादा कौन करोड़ों रुपए इनके पास डिपॉजिट कराने जाता है। तो ऑब्वियस है इनको जो लाइसेंस कैंसिल करके लोगों को पैसा वापस देने में ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। ठीक है, आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गई होगी ये बात, और ये पूरी पूरी न्यूज भी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी न्यूज, आपको बढ़िया से लगी होगी समझने में भी और नए नए कंसेप्ट को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, चलिए आज की पहली न्यूज हमारी तरफ से हो गई है। आज एक्चुअली बैंकिंग की न्यूज काफी ज्यादा है। ठीक है, थोड़ी मतलब कि आज बैंकिंग की न्यूज काफी ज्यादा मिलेंगी, थोड़ा अच्छे से आपको समझने को मिलेगा। ये रीसेंट हमारा बॉक्स जो हमने बनाया है, ठीक है, हमारा मैजिक बॉक्स, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ रीसेंट की खबरें लिखी होती हैं, आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लीजिएगा। अगली न्यूज भी आरबीआई से आई है। आरबीआई यहां पर एवरी ईयर अपना एक आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देता है, और एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एवरी ईयर आता है। ठीक है, तो मान के चलो कि अब किस एग्जाम में आएगा आई डोंट नो, लेकिन एवरी ईयर आता है, हर एक साल हर एक किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आना तय है, 100% तय है। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी आया, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले आ रहा है कंटिन्यू। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। बेसिकली आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो यहां पर शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि लोग कितना यहां पर फाइनेंशियली इंक्लूड हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से कितना जुड़े हैं, डिजिटल बैंकिंग से कितना जुड़े हैं, किस तरह से बैंकिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से वो वहां तक पहुंचा है बैंकिंग हमारा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसके अंदर इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम 3 पैरामीटर्स के ऊपर काम करते हैं। पहला है एक्सेस, दूसरा है यूसेज, तीसरा है क्वालिटी, कि कितने लोग एक्सेस कर पा रहे हैं आपके यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस को। उसमें से एक्सेस तो मिल गया, लेकिन उसमें से कितने यूज कर पा रहे हैं उस सर्विस को, इजिली यूजेबल है ना। अब एक्सेस तो सब, खाता तो सब खुलवा रहे हैं, उसमें से यूज कितना है, उसमें से यूज करने के बाद बैंकिंग उनको कैसी क्वालिटी की सर्विस उपलब्ध करा रही है। यूज तो मैं कर रहा हूं एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में, बैंक ऐप अब खुलती नहीं है भाई साहब, है ना। ठीक है, बार बार मेरा पैसा अटक जाता है ट्रांसफर कर रहा हूं, तो दैट इज अ क्वालिटी। तो ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर यहां पर असेसमेंट की जाती है कि लोग कितना यहां पर आपका बैंकिंग सर्विसेज से प्यार मोहब्बत इश्क कर रहे हैं। तो ये 35%, 45%, 20% उसी को दर्शाता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपका ये फिगर इस बार भी आया और हर एक साल ये फिगर बढ़ रहा है। ऑब्वियस है, ये बढ़ कैसे रहा है? हर एक साल बैंकिंग सर्विस में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वालिटी वाली चीजें बढ़िया हो रही हैं, पुरानी चीजों की क्वालिटी बढ़ाई जा रही है, तो ऑब्वियस उसमें भी परसेंटेज ग्रोथ अच्छी हो रही है, रैंकिंग बढ़िया मिल रही है, सब कुछ रैंकिंग। तो इसकी जो परसेंटेज है, जो इंडेक्स का फिगर है, वो 0 से 100 के बीच में आता है, यानी कि 0 की तरफ यानी कि हम कम फाइनेंशियल इंक्लूजन है हमारा, 0 क्या 100 की तरफ यानी कि हम बेहतर काम कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ। तो ये डाटा, ये फिगर यहां पर कहा गया, ये डाटा, ये फिगर यहां पर बढ़ता जा रहा है। इस बार ये 4.3% बढ़ा है, पिछली बार ये 64.2 था और अब ये 67 हो चुका है। इसका जो बेस ईयर था वो शायद 2017 यहां पर लगाया गया था, कहीं लिखा होगा,
हाँ, ये देखो एनुअल एफआई इंडेक्स मार्च 2021 में 53.9 था जब इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका बेस ईयर जो बनाया गया था वो मार्च 2017 था। ये कह रहे हैं मार्च 2017 में जब इन्होंने ये 2021 में शुरुआत की तब इन्होंने दो चीजें बताई कि हम जो भी यहां पर कंपैरिजन करेंगे जिस भी साल का इस इंडेक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम 2017 का फिगर कैलकुलेट करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे वहां से लेकर अब तक कितना इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो उस टाइम इन्होंने इसको 43.4 कैलकुलेट किया। जब इसकी शुरुआत की गई तो मार्च 2021 का इन्होंने 53.9 बताया और आज की डेट में यह फिगर 67 पर पहुंच चुका है जो कि 100 के करीब जाता जा रहा है और इंप्रूवमेंट होती जा रही है। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। क्या कहना चाहता हूं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से, ये वाला फिगर तो याद रखने ही रखने हैं सारे के सारे, साथ ही साथ ये वाला पेज भी याद रख लेना क्योंकि ये पेज भी ऑलरेडी एग्जामिनर पूछ चुका है आपके एग्जाम में, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दोबारा क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि आरबीआई के पास आईबीपीएस एसबीआई के पास हमेशा यही दो पन्नों की खबर आती है और इसी में से बार बार क्वेश्चन पूछता, तो ऑब्वियस है क्वेश्चन कोई नए नहीं होंगे उनके पास। क्वेश्चन हो सकता है पिछले साल, पिछले से पिछले साल अगर ये पूछ लिया था सेस का कितने परसेंट है या ये कितने परसेंट है या 3 पैरामीटर कौन से हैं, तो जरूरी नहीं पिछले साल पूछ लिया तो इस साल नहीं पूछ सकता, क्योंकि उन्होंने पूछना तो तय है और उनके पास लिमिटेड कंटेंट है, तो ऑब्वियस है रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया। तो इसलिए इन दोनों के दोनों पन्नों को अपने जहन में बिल्कुल एकदम दबा के डाल दीजिएगा और ऐसी जगह डालिएगा जहां भूल ना पाए। ठीक है, अगली खबर हमारी सेबी से आती है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट के लिए आपका सारा का सारा काम करता है। सुपरविजन, मॉनिटरिंग, उसको संभालना, सार संभालना, माता पिता की तरह काम करना, सब सेबी का रोल रहता है। जिस तरह से आरबीआई का है उसी तरह से सेबी का रोल है। सेबी यहां पर आपका फिलहाल जो न्यूज है हमारी वो है आपकी, इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म डिजाइन कर दिया है किनके लिए, ब्रोकर्स के लिए। ब्रोकर्स के लिए यहां पर डिजाइन किया है जो कि 1 अगस्त 2025 से यहां पर इफेक्टिव में आ जाएगा। 1 अगस्त 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। दैट इज द सेंट्रलाइज्ड कंप्लायंस रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म ब्रोकर्स के लिए। ब्रोकर्स कौन होते हैं बोला, ब्रोकर्स वो होते हैं जो कि आपको शेयर मार्केट में शेयर्स में डील करने में मदद करते हैं। किस तरह से मदद करते हैं, ऑब्वियस है आप जब यहां पर शेयर्स को परचेज करते हैं तो आपको थोड़ी ना पता कहां से शेयर आ रहा है, कौन आपको बेचने के लिए तैयार है, तो दे रहा है ब्रोकर्स। अब वो ना सेलर को बायर दिखता है ना बायर को सेलर दिखता है, लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं वो ये सब काम अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू माध्यम से करते हैं। तो ब्रोकर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अप्रोचिंग द बायर एंड एट द सेम टाइम द सेलर सो दैट द डील कैन बी डन। ठीक है, तो वो ब्रोकर जो हैं उनको यहां पर सेबी को रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। बेसिकली उनको जिस एक्सचेंज के थ्रू यहां पर वो अपना बाइंग सेलिंग करवाते थे उनको यहां पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। तो जिस भी यहां पर एक्सचेंज से जुड़े हैं तो हर एक एक्सचेंज को, अब जरूरी नहीं है ना वो ब्रोकर एक एक्सचेंज जुड़ा, वो एनएससी से जुड़ा है, बीएससी से जुड़ा है, कोई एनसीडीएक्स का काम करा रहा है, तो अलग अलग एक्सचेंजेस पे वो काम कर रहा है। तो ऑब्वियस उसको अलग अलग एक्सचेंज को अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है। कंप्लायंस रिपोर्टिंग बोलता है कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने ये किया, मैंने ये इन गाइडलाइंस को पूरा किया, जिसको कंप्लायंस रिपोर्टिंग कहते हैं कि मैं सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, ये सही किया, ये सही किया, इतना डाटा है, इतना मैंने पिछले 3 महीने में काम किया, ये किया, हर एक को अलग अलग। तो ऑब्वियस है कंबरसम प्रोसीजर था, तो सेबी ने कहा दिया कि हम एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आपको बना देते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आप रहिए, इस प्लेटफॉर्म पे आपको रिपोर्टिंग करनी है 1 अगस्त से, उसके अलावा आपको अलग अलग एक्सचेंजेस की अलग अलग रिपोर्टिंग नहीं करनी। आपका काम आसान करते हैं, आप अब इस काम को आसान कर रहे हैं हम आपका, तो आप दूसरे काम पे फोकस कीजिए। ऑब्वियस है कोई भी चीज जब आसानी से मिल जाती है तो उस वक्त यहां पर दूसरी चीज पे फोकस करना जरूरी भी हो जाता है। एक पहले इंसान मान लीजिए दिन में वही आता था, मान लीजिए मशीन्स नहीं है तो इंसान जो है मैनुअल वर्क करता था, है ना, मैनुअल अपने हाथों से काम करता था। अब जब मशीन्स आ गई हैं तो जो काम पहले 5 घंटे में होता था वो काम 1 घंटे में हो रहा है। तो जो सामने वाला जो एम्प्लॉयर है वो ये चाहता है कि भाई साहब चलो लेबर को जो मैंने लगाया था वो 4-5 घंटे काम 1 घंटे में हो रहा है, लेकिन बाकी 4 घंटे क्या करेगी लेबर, तो वो और काम करवाने लग गया। उन और कामों के लिए उसने और मशीनरी लगा दी। तो ऑब्वियस है पहले के मुकाबले प्रोडक्शन जो चीजों का है वो इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि ऑब्वियस है ब्रोकर को ये काम तो आसान कर दिएगा, ब्रोकर अपने
यहां पर ध्यान दे पाएंगे ब्रोकर अपने सेल परचेज के ऊपर और क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि स्टॉक मार्केट ऐसी है, उसमें यहां पर ध्यान दे पाएंगे, उन पे फोकस कर पाएंगे, जिससे पैसा जो है मार्केट में और ज्यादा आएगा। और जब मार्केट में पैसा ऑब्वियस है और ज्यादा आएगा तो क्या होगा, मार्केट में पैसा और ज्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियस है ग्रोथ होती है, इकोनॉमी बढ़िया होती है, पैसा जो कंपनीज हैं उनको ज्यादा मिलता है, वो अपने पैसे को अपने कंपनीज में और इन्वेस्टमेंट करती है और कोई चीजें खरीदेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे। सर्कल है, घूमता घूमता इधर से पैसा उसके पास गया, उधर से पैसा घूम के मेरे पास आ गया, मैंने फिर पैसे को किसी और पे खर्च कर दिया, उसने फिर वही वहां से कोई चीज मेरे से खरीद ली। तो ऐसे करके पैसा गोल गोल घूम के कहीं ना कहीं आना ही आना है किसी ना किसी के पास। तो पैसा उतना ही है इकोनॉमी में, बस वो पैसा घूमता रहता है। इसी तरह से पूरा देश, पूरी इकोनॉमी, पूरी दुनिया यहां पर काम कर रही है ना। वो करेंसी नोट एक ही है ना। अगर 100 रुपए छापा है करेंसी नोट, वो 100 रुपए का करेंसी नोट एक ही है ना। वही 100 रुपए का करेंसी नोट मैंने दिया जाकर 100 रुपए का शेव कराने के लिए, है ना, अपने बार्बर को, है ना, हेयर ड्रेसर को दे दिया कि भाई ये ले 100 रुपए। वो 100 रुपए उसने ले जाकर शाम को उसी 100 रुपए से उसने जाकर क्या खरीद ली, उसने अपनी कोई चॉकलेट चिप्स या किसी को देना था, कोई भी गिफ्ट आइटम देनी तो उसने खरीद ली, है ना, चॉकलेट चिप्स खरीद ली फॉर एग्जांपल। अब वो दुकानदार कल को मेरी दुकान पे आ रहा है ना, मेरी दुकान क्या मैं उसने उस 100 रुपए का इस्तेमाल करके हमारे लर्निंग नीति से अपने कुछ और पैसे डाल दिए, हमारे लर्निंग नीति से कोर्स खरीद लिया, है ना, खरीद लिया। अब वो 100 रुपए वापस मेरे पास आ गया। था तो वही एक ही करेंसी नोट ना, वो 100 रुपए वही करेंसी नोट था ना, जो बार्बर के पास गया, बार्बर से उस किराना शॉप पे गया तो क्या वही 100 रुपए का नोट अब वो किराना शॉप मुझे वापस दे रहा है। नोट वही है, घूम रहा है। इसी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी काम करती है, इसी से सब लोग काम करते हैं, इसी से सब लोगों की रोजी रोटी, प्रॉफिट लॉस सब बीच में इसी 100 रुपए के बीच में चल रहा है। ठीक है, ओके। तो वही है कि ये सब चीजें होती रहेंगी। अच्छा, क्या न्यूज क्या है भाई? न्यूज है हैज लॉन्च द सामूहिक प्रतिवेदन मंच, नाम दिया उसको, बड़ा यूनिक सा नाम है। स्टॉक ब्रोकर इनिशिएटिव डिजाइन टू मेक कंप्लायंस प्रोसेस मोर स्ट्रीमलाइन, ट्रांसपेरेंट करना, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। मैकेनिज्म विल इंट्रोड्यूस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। करंटली ब्रोकर जो है वो मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पर जाते हैं, उनको सबमिट करनी होती है अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट हर एक एक्सचेंज को इंडिविजुअली, यानी कि अलग अलग। अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने सेबी ने एनएससी के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। ठीक है, गोच्चा, आई होप सो गोच्चा गोच्चा है ना, गोच्चा का मतलब होता है गॉट इट, है ना, ऐसे ही बोलता हूं मैं नॉर्मल, तो कंफ्यूज मत होता है सर ये गोचा गोचा क्या है, ये गोचा गोचा। अगली न्यूज भी सेबी से आती है। सेबी ने यहां पर आ जाने का बैंकिंग खबरें हैं आज आपको मिलेंगी, है ना, बढ़िया बढ़िया चुन चुन के लाया। सेबी ने यहां पर आपका क्या दिया है, सेबी ने यहां पर रिन्यू किया रिकॉग्निशन ऑफ द एमसीएक्ससीसीएल एज द क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। अब क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन क्या है सर? क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन भी ब्रोकर की तरह ही काम करता है। ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि जब आप शेयर किसी को खरीदते हो तो ऑब्वियस है, खरीदे हैं तो उसके शेयर आप तक पहुंचे, आपका पैसा उस तक पहुंचे, कौन जिम्मेवार? आपने तो ना बायर को देखा ना सेलर को देखा। आज किराने की दुकान पर आप चॉकलेट चिप्स लेने गए या आपने मेरा लर्निंग नीति कोर्स खरीदा तो आपको पता तो है ना, मेरा चेहरा आपने देखा तो है ना, है ना, मैंने आपका नहीं देखा लेकिन आपने तो मेरा देखा। तो मैंने आपका नहीं देखा तो उसके लिए क्या करता हूं, उसके लिए मैं पहले आपसे पैसा लेता हूं फिर आपका कोर्स का एक्सेस मिलता है। राइट, ऐसे ही होता है फंडा। आप किसी भी कोर्स को खरीदते हैं, आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, पहले पैसा आपका कटेगा, फिर आती है एक विंडो जिसमें लिखा था प्रोसेसिंग, तब आपका दिल धक 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 हो रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही है, होगी 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 यार, हुई नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई नहीं, सोचते रहते हो अरे यार पैसा गया मेरा, पैसा गया मेरा, तब आपके दिल की धड़कन दर 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 दर। वो वैसे कुछ चुनिंदा सेकंड्स में प्रोसेसिंग करके आ जाता है, ऑर्डर कंफर्म है ना, या कोर्स एक्टिवेटेड जो भी है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए यहां पर आप क्लीयरिंग हाउस में क्या है, सॉरी शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में तो पता ही नहीं है भाई बायर कौन है सेलर कौन है, कोई प्रोसेसिंग दिख रही है कहीं पर? नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। आपने क्लिक किया, जैसे क्लिक करते बाय बाय हो जाता है, कोई प्रोसेसिंग नहीं, कुछ नहीं, पैसा और पैसा कट जाता है ना। अब आओगे भाई साहब आया नहीं मेरे खाते में शेयर, अब मुझे क्या पता किसने बेचा किसने खरीदा, बेचने वाले को क्या पता भाई साहब मेरे खाते में पैसा नहीं आया, कुछ नहीं पता। तो वहां पर क्लियरिंग हाउसेज होते हैं वो काम करते हैं, वो श्योरिटी देते हैं कि भाई साहब
मैं हूं ना, टेंशन नहीं। आमा, क्या बोलते हैं उसको, चलो छोड़ो। तो क्लियरिंग हाउस यही काम करते हैं, बाहर सेलर का शेयर उसके पास पहुंचे जिसने बेचे, और जो पैसा है दूसरे के पास पहुंचा। एक दिन का समय क्लियरिंग हाउसेस काम करते हैं। तो उसी क्लियरिंग हाउसेस की श्रेणी में एक क्लियरिंग हाउस आता है, उसका नाम है एमसीएक्स सीसीएल, दैट इज द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये मल्टी कमोडिटी होता है, जो आपने अगर फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस मुझसे पढ़े होंगे, फ्यूचर कमोडिटीज अगर पढ़ी होंगी, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जिसमें कमोडिटीज के यहां पर डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग होती है, उसके लिए यहां पर एक क्लियरिंग हाउस काम करता है, ठीक है, जो कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का एक सब्सिडरी है। इसको 3 साल के लिए कंटिन्यू किया गया, 31 जुलाई से 30 जुलाई तक। यहां पर इसके अलावा और भी हमारे देश के क्लियरिंग हाउसेस हैं जो अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं। इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन है, इंडिया इंटरनेशनल है, एनएससी आईएफएससी है, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये यहां पर प्रमुख कॉर्पोरेशन क्लियरिंग है, क्लियरिंग हाउसेज हमारे इंडिया में जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा चलो अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज क्या कहती है? हाँ जी, रिसेंट एक्सचेंज रिलेटेड खबर कोई आई थी। 2008 में एनएससी ने कोलैबोरेशन किया था एनसीडीएक्स के साथ, बना था पहला स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड पावर एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया लिमिटेड। 2008 क्यों लिखा? होगी कोई न्यूज। चलो अगली न्यूज में बैंकिंग से आते ही डिपार्टमेंट। तो दो हमारे पास आज आरबीआई की खबरें थी, दो हमारे पास सेबी की खबरें थी। तो हमारा जो आरबीआई सेबी कॉर्नर का सिस्टम है, वो पूरा 30 मिनट हमारा आज ले गया। आई होप सो कि यूजफुल लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा आज के कंसेप्ट्स आरबीआई और सेबी से जुड़े हुए। मजा आया? आई होप सो मजा आएगा। जिस तसल्ली के साथ, जिस दिल के साथ, जिस आराम से मैं आपको आरबीआई सेबी की खबरें बढ़ाता हूं, उम्मीद करता हूं आपको उसमें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और दिमाग रिलैक्स हो जाता है ना। मेरा करंट अफेयर्स पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है। मैं दिमाग में बोझ नहीं देता आप लोगों के, कि बोझ, मैं बहुत ज्यादा आपके दिमाग में बोझ भर दूं, बोझ नहीं। आराम से, सुकून से हम पढ़ते हैं, तसल्ली से पढ़ते हैं, माइंड को रिलैक्स करके पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स को बोझ की तरह लोगे ना, कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, भाई वो जो थोड़ा बहुत करना है ना, वो भी नहीं हो पाता। सिंपल, रिलैक्स होके, कूल होके, एकदम। मेरा सिंपल का फंडा ये होता है भाई साहब, करंट अफेयर उस टाइम पढ़ो जब तुम अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स कभी भी उसके अकॉर्डिंग मत पढ़ो, टाइम देख के मत पढ़ो कि भाई मुझे 8 बजे करंट अफेयर्स पढ़नी है, मुझे 10 बजे करंट अफेयर्स पढ़नी है, मुझे 12 बजे पढ़नी है, मुझे 1 बजे पढ़नी है। मेरे आज के टाइम टेबल में 8 बजे का मैंने करंट अफेयर्स लिख दिया, नहीं, 8 बजे का लिख दिया। टाइम टेबल के हिसाब से कभी करंट अफेयर्स पढ़ना। करंट अफेयर्स तब पढ़ो जब तुम अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, मेरे हिसाब से। कि जब तुम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से थक चुके हो, पक चुके हो, छोड़ो यार नहीं हो रहा है ना, तब तुम क्या करते हो? मोबाइल खोलते हो, मोबाइल खोलते अपनी वो वेब सीरीज चला ली, ये चला लिया, वो चला लिया। अरे खोलो ना, करके देखो। तुम करके नहीं देखते। खाना खाना, चल यार करंट अफेयर्स। जो लोग नोट्स में मत है, कहीं नोट्स बनाने की आदत तो उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। जो लोग सिर्फ सुनना पसंद करते हैं और बाद में लेटर ऑन रात को या सुबह या अगले दिन पीडीएफ से फिर रिवाइज करते हैं, उनके लिए ये चीज अप्लाई है। जब तुम्हें लगे कि मुझे सुकून चाहिए, जब तुम्हें लगे माइंड को यार थोड़ा शांत रखना है, यार अब लेट के बहुत देर होगी, बैठ के हो गए, अब यार आराम से लेट के, थोड़ा सा बैठ के आराम से टेढ़ा मेढ़ा होके शरीर को थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा यार छत पे जाके पढ़ते हैं, थोड़ी खुली हवा में बैठ के पढ़ते हैं, चल यार गार्डन में चलते हैं, वहां जाके चल बेंच पे बैठ के पढ़ेंगे, चल यार बाहर कहीं निकलते हैं, बाहर वो अंकल की चाय पे जाके पीते हैं, वहां पढ़ेंगे। तो वो वाला अगर सिनेरियो के साथ करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, मजा आएगा। करके देखना, 2 दिन करके देखना, डेफिनेटली तीसरे दिन फील करोगे यार अब करंट अफेयर्स बोर नहीं लग रही, अब करंट अफेयर्स बोझ नहीं लग रही है, करंट अफेयर्स को पढ़ने में फील आ रहा है, और करंट अफेयर्स को हम अपने टाइम के हिसाब से कंज्यूम भी कर पा रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। जो कई बार आपकी करंट अफेयर्स क्लासेस मिस हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि हमने स्पेशलाइज्ड उसके लिए टाइम दिया है कि पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, रिलैक्स करने के लिए पढ़ना है, मजा आएगा। हाँ, कुछ खबरें हो जाती हैं, कई बार बोझ बन जाती है। मैं अभी बता ही देता हूं यार, ये खबर अजीब सी है यार, मैं भी क्या ही देता हूं तुम्हें।
तो उस दिन थोड़ा सा कंसेप्ट हिल सकता है, उस दिन भी वो एक न्यूज का कंसेप्ट हिलेगा, ऐसा तो नहीं पूरी क्लास का कंसेप्ट, वो 50 मिनट की क्लास में 10 मिनट हिलेगा, बाकी 40 मिनट तो सुकून ही है ना, वो 10 मिनट फिर वो भी रेयरेस्ट होता है, कौन सा रोज रोज होने लगा। खैर थोड़ा सा टाइम मैंने वेस्ट किया आप लोगों का, 3 मिनट, सॉरी फॉर दैट। आते हैं वापस अपनी खबर के ऊपर। एनपीसीआई ने यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट के तहत क्या किया गया, टू रेवोल्यूशन और आइज है ना, तो छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा एग्जामिनर ने ओरल टेस्ट लेना मेरा, है ना। तो इनवर्ड रेमिटेंसेस टू इंडिया, इंडिया में जो इनवर्ड रेमिटेंसेस है, इंडिया में जो पैसा आना है उसके लिए यहां पर टाई अप किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के बीच में। तो डिपार्टमेंट पोस्ट एनपीसीआई दोनों मिलकर यहां पर काम करेंगे। एनपीसीआई जो है वो यहां पर इंटरनेशनल आर्म जिसकी है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट। जब भी आपने कोई न्यूज सुनी होगी मुझसे, तो जिसके अंदर यूपीआई, इस फलां देश में यूपीआई चलेगा, इस फलां देश में यूपीआई से यहां पर हम पैसा वहां भेजेंगे, जैसे सिंगापुर में भेजते हैं, उस दिन भी खबर आई थी। तो ऐसी चीजों में एनआईपीएल की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनपीआई, बट दिस टाइम इट इज विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट पोस्ट के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है जिसके तहत इन्होंने इंडिया में जो पैसा आना है उसके लिए मदद मांगी है। कहां पर, किसकी, डिपार्टमेंट पोस्ट ने एनआईपीएल की। इसमें क्या रहेगा, इसमें यहां पर एनआईपीएल का यूपीआई है, ठीक है, और डिपार्टमेंट पोस्ट का यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। यह भी यहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से पैसा जो है वो रेमिट किया जा सकता है। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो यहां पर और आसानी हो जाएगी, जो विदेश से पैसा यहां पर इंडिया में भेजते हैं। तो दैट हैज बीन डन, और इसके लिए यहां पर एक टाई अप हुआ है एनआईपीएल और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। दैट हैज बीन डन, इसकी वजह से रेमिटेंस कॉस्ट कम बनेगी और अफोर्डेबल होगा इंडियन वर्कर्स जो यहां पर इंडिया में अपना पैसा भेजना चाहते हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट, गोचा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात मेरी। डिपार्टमेंट पोस्ट एंड एनआईपीएल के बीच में यहां पर एक टाई अप देखने को मिला। ये एनआईपीएल से जुड़ी हुई कुछ रीसेंट खबरें, ठीक है, ये हमने हाल ही में पढ़ा था, नामीबिया के सेंट्रल बैंक ने यूपीए को नामीबिया में डिप्लॉय किया है। यूरो बैंक साइप्रस और एनआईपीएल के बीच में यहां पर एक यूपीआई से रिलेटेड एक टाई अप हुआ है, पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी टूरिस्ट और बिजनेसमैन के लिए, ये भी हमने खबर पढ़ी थी, गॉट इट, ठीक है। चलो, आई होप सो कि बैंकिंग की आज की खबरें हमारी खत्म हो चुकी हैं। 5 खबरें थी, बड़ी उम्दा खबरें थी, मजा आया। सिर्फ 5 खबरों के ऊपर हमने पूरा डेडिकेशन के साथ दिल लगा के हमने पढ़ा, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े। दैट इज द थिंग जो एक बैंकिंग एस्पिरेंट को नीड है, बैंकिंग एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, है ना। बैंकिंग एस्पिरेंट कब तक वो अपॉइंटमेंट और इंडेक्स रिपोर्ट्स के झोल में झूलता रहेगा, जो कि उसको कई बार पर झुलाया जाता है ना, उसी के ऊपर फोकस किया जाता है, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। लेटर ऑन 1-2 साल बाद उसको रियलाइज होता है कि यार ये क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ क्या रहे थे, ये थोड़ी ना था, पढ़ना कुछ और था, पढ़ कुछ और रहे थे, है ना। और आजकल एक चीज और मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो, बट लेट मी क्लैरिफाई टू माय स्टूडेंट्स ओनली, जो मुझे सीरियसली सुन रहे हैं यहाँ पर, सीरियसली मेरे जेन्युइन मुझे टीचर मानते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, उनके लिए मैं एक चीज बता दूं ध्यान से प्लीज। अभी हाल फिलहाल में ये, इसको टाइम वेस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन ये ध्यान से सुनने वाली चीज है। मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाना चाहता इसके ऊपर, तो इसलिए क्लास में सुन लो। आजकल बहुत बार मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें आजकल बहुत सारे ऐसे ऐसे दूसरे कैटेगरी के टीचर्स आ रहे हैं, जो या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो एक ग्राफ सच लेकर आते हैं और बताते हैं कि भाई इतने परसेंटेज ये आती है, इतने परसेंटेज ये खबरें आ रही हैं, इतने परसेंटेज ये, इतने परसेंटेज ये, इतने परसेंटेज ये खबरें आ रही हैं, आप इन खबरों पे पढ़ो, इनको मत पढ़ो, इनको ये करो। तो उन खबरों में सबसे ज्यादा वेटेज वो बैंकिंग अवेयरनेस का ही बता रहे हैं, भाई बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ लो, आरबी पढ़ लो, फिर कहते हैं नेशनल वाली सबसे ज्यादा आ रही है, फिर स्कीम आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, तो इनको मत पढ़ो, केवल केवल ये पढ़ जाओ। भाई नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, वो तो बाइफर्केशन आप लोगों ने कर दिया, ऑब्वियस है वो करना इजी है, लेकिन कभी उसके अंदर बाइफर्केशन कर देते थोड़ा सा, तो और बच्चों को और बेहतर हो जाता है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, नेशनल अफेयर्स बैंकिंग के ऊपर पढ़ लेंगे सारा का सारा, और एग्जाम में अगर इसमें से 5, 7, 10 क्वेश्चन आ गए और नेशनल अफेयर्स में से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका सिर ना पैर ना कुछ हुआ, तो फिर आपका ग्राफ कहां काम करेगा।
है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाना थोड़ा सा बंद कर दो और जेन्युइनली जो चीज है वो बताओ, है ना। एक तो मैंने थंबनेल वो देख लिया भाई साहब, जीए में 40 में 40 कैसे लाए, पता नहीं 40 में 40 नहीं, हाउ टू गेट 40 प्लस मार्क्स इन जीए। अरे भाई मेरा खुद का सर चकरा गया भाई साहब, हम एज ए टीचर क्लेम नहीं करते 40 प्लस का लाए, पता नहीं कहां से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाकर क्लेम कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा अवेयर प्लीज, आपसे भी जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कुछ भी वो जो अंडर द टेबल मिल रहा है उसको थोड़ा सा साइड में रख के थोड़ा स्टूडेंट के फ्रेंडली अप्रोच के साथ बात कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं तो फिर क्या ही बोलो मैं, है ना। जवाब तो सबको देना ही पड़ता कहीं ना कहीं। तो यहां पर ये जो परसेंटेज बता रहे हो, मैं परसेंटेज से डिसएग्री नहीं कर रहा कि इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, लेकिन वो बताने का तरीका थोड़ा गलत है यार, कि ये कर लो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा गलत है। और नेशनल अफेयर्स में भी बताओ कौन कौन से आते हैं, उसकी बाइफर्केशन किसने दी है, कि कैबिनेट डिसीजन से आते हैं, कि वाइल्ड लाइफ से आते हैं, कि आपकी जो मॉनसून सेशन हो रहा है दिसंबर में, जो आपका विंटर सेशन हुआ था उसमें से क्वेश्चन आया। किसी ने आज तक वो चीज निकाली है किसी ने उस चीज के बारे में डिस्क्लोजर दिया है? नहीं। आज भी कोई पुराने ढर्रे पे चल रहा है, स्कीम्स आ रही हैं, अरे घंटा स्कीम्स आ रही है, कैबिनेट डिसीजन के क्वेश्चन आते हो जिनको तुम स्कीम्स नाम देते हो कि स्कीम में से क्वेश्चन आया। और वो कौन देता है? जो भाई साहब जी, जिसको जिएगा जी पता नहीं, उसने पढ़ के 5-10 साल पहले पेपर निकाल दिया और कोई और सेक्शन का एजुकेटर दे रहा है। भाई वो स्कीम नहीं थी, वो भाई वो कैबिनेट डिसीजन के क्वेश्चन थे, ठीक है। और वो यहां पर वो कोई नेशनल अफेयर नहीं था, वो वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन थे। वो कोई नेशनल अफेयर्स नहीं था, वो एग्रीकल्चर बेस्ड स्कीम थी, वो एग्रीकल्चर न्यूज थी, वो रूरल बैकग्राउंड की न्यूज थी, ठीक है। और जिसको तुमने बैंकिंग नाम दिया वो बैंकिंग नहीं थी, वो आरबीआई की न्यूज थी, वो आरबीआई की सर्कुलर की न्यूज थी। तो अंदर भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके बता दो, ताकि बच्चा इतनी सारी चीजें कंज्यूम करने में, इतनी कंज्यूम करके ज्यादा रिवाइज करके उतने ही नंबर ले सके जितना इतने बच्चों ने कर लिया। ये सारा कर लिया, नंबर आए 20, इसमें से इतना किया, नंबर आए 20। तो ये बच्चा बढ़िया है या ये वाला बच्चा बढ़िया था? मेरे वाला तो ये बच्चा है, अब तुम्हारे वाला ये बच्चा है। पागल होना अननेसेसरी, कोई तुक नहीं, ठीक है। अगर आपको लगा कि ये टाइम वेस्ट किया मैंने इस बात को समझा के, तो आपकी इच्छा। मेरे जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका तो टाइम वेस्ट हुआ नहीं होगा। जो पहली बार आया होगा शायद उसको लगा होगा कि ये क्या ही बता रहे हैं, कोई बात नहीं, तो हम भी 1-2 साल बाद रियलाइज हो जाएगा जब फिर से आओगे, है ना। चलो करते हैं कंटिन्यू अपनी चीजों के ऊपर, ठीक है। क्वालिटी ऑलवेज मैटर ओवर क्वांटिटी। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन एट द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, ओके। सो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की तरह ही यहां पर इन लोगों के लिए, मतलब इन लोगों का हॉर्नबिल जो है, ये हॉर्नबिल जो है, ठीक है, लिखा भी होगा यहां पर हॉर्नबिल की चीजें, यहां पर ये रहे जो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं बेसिकली इस टाइप के, ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार पीड, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ये सारे के सारे पाए जाते हैं मैक्सिमम जगह पे, ठीक है। तो ये जो पाए जाते हैं मैक्सिमम जगह पर, इन चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए यहां पर हॉर्नबिल के कंजर्वेशन करने के लिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में है, इनको प्रोटेक्ट के लिए यहां पर आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाइप बनाया जाएगा, ताकि इनके बारे में सिखाया जा सके, समझाया जा सके, इनको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, सीड डिसबर्सर्स में, कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजनरेशन ऑफ नेटिव फॉरेस्ट। ऑब्वियस है, जब इनके थ्रू सीड दूसरी जगह जाए, हम बचपन में पढ़ते थे, है ना, वो भाई साहब एक फूल जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन, किस तरह से फूल आगे आगे हो रहे हैं, क्योंकि वो वहां से, यार अब मैं मुझे टेक्निकल वो बायोलॉजिकल टर्म्स मुझे अब याद नहीं आ रही है ना फूल से रिलेटेड, मुझे ऐसा बस वो डायग्राम से याद आ रहा है। हम डायग्राम बनाते थे, मधुमक्खी आई, उसके पैरों में वो फंस गए, है ना, क्या बोलते थे उसको, है ना, जो बोलते थे, एक शब्द आता था, उसको फंस जाते थे, वो कन से फंस जाते, फिर वो दूसरे पे जाती थी, वहां जाके वो ड्रॉप करती थी, वो जर्मिनेट हो जाता था फ्लावर वगैरह, है ना, समथिंग
कुछ ऐसा होता था, बिल्कुल भूल गया वो सब चीजें, है ना। तो वैसे ही, है ना, इनके पैरों में सीड कहीं गए, पैर में सीड फंस गया या कुछ भी है, कहीं पंख फंस गया तो दूसरी जगह जाकर ड्रॉप हुआ, है ना। तो समथिंग समथिंग, तो ये काफी मददगार साबित होते हैं वहां पर, इन जगहों पर। तो प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए दिया गया, और जो डिपार्टमेंट तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज है, इसके लिए पैसा दे रहा है। और यहां पर फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्नबिल कंजर्वेशन का अन्नामाइल टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहां पर आपका सीधा क्वेश्चन आएगा, तो हेडलाइन में आएगा अमाउंट पूरी 1 करोड़ है। अच्छा, इनको एक फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ऑब्वियस है, फॉरेस्ट फार्मर्स क्यों, क्योंकि ये काफी अच्छा सीड रिसर्च का काम करते हैं, इसलिए इनको फार्मर। अलग से क्वेश्चन में आ सकता है फार्मर फॉरेस्ट किसको आ जाता है। अब अलग से क्वेश्चन आ गया, मान लो, रियलिटी बता रहा तुम्हें, अलग से क्वेश्चन आ गया फार्मर ऑफ फॉरेस्ट एग्जाम में, हु हैज बीन नोन एज द फार्मर फॉरेस्ट, जो भी इंग्लिश होती है ना, किसको कहा जाता है फार्मर फॉरेस्ट। शाम को पता है क्या आएंगे, यूट्यूब पे भरा पड़ा होगा। बैंकिंग एग्जाम में अब आई एसएससी की करंट अफेयर्स, अब पूछे जा रहे हैं ऐसे सवाल जो कि यहां पर बहुत ज्यादा स्टैटिक है, जिनके बारे में अगली बार से स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। कोई भी करंट अफेयर टीचर तुम्हें ये नहीं बता पाया, है ना। उसके नीचे फिर 10 अलग अलग करंट अफेयर्स के टीचर को गालियां पड़ रही होगी, लोग फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होंगे और उनको व्यूज मिल रहे होंगे, उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन कर रहा होगा, एडवर्टीजमेंट आ रही होगी, उनको पैसा मिल रहा होगा, उनको कोई मतलब नहीं इससे, है ना। और उसको उस बंदे की वीडियो आएगी जिसको करंट अफेयर्स का सी भी नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर भाई वो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, एक्चुअल में वो आपने नहीं पढ़ी थी ना करंट अफेयर्स, तो इसलिए आप गलत गाइड कर रहे हो। और जो आपकी ऑडियंस है जो नीचे लिख रही है, उन्होंने भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने लास्ट दिन और 5 दिन पहले वो आते हैं, पढ़ते हैं और बस कहते हैं कि बस 5 दिन में करंट अफेयर्स याद हो जाए, सब कुछ हो जाए, है ना, ठीक है। तो भाई प्लीज मत करना, अगर क्वेश्चन अलग से आ जाए ना, फार्मर फॉरेस्ट किसको कहते हैं, तो हवाबाजी मत करना, है ना, आकर किसी भी तरह की। अगली न्यूज है, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन, ठीक है। अब ये सब चीजें ना मैं बोलता रहता हूं ना फ्रीक्वेंट अपनी क्लासेस में, तभी तो आपने देखा होगा कभी भी किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर या थर्ड पार्टी जो भी स्टूडेंट कम बैंकर्स होते हैं जो अलग अलग चैनल्स पे, कभी बहुत रेयरेस्ट आपने मेरे नाम सुने होंगे। एग्री करते होंगे ना, आपने कभी किसी से मेरा नाम नहीं सुना होगा इधर उधर, है ना। पढ़े इधर से ही होते हैं, लेकिन बाद में फिर मैं ऐसी बातें करता हूं क्योंकि वो अंडर द टेबल कई चीजों पे बोझ के तले दब जाते हैं, अंडर द टेबल मिलता है जब ना, तो फिर मैं फिर ऐसी चीज कोई बोल देता हूं उनको, तो उनको बुरा लग जाता है, वो फिर जो जेन्युइनली नाम देना वो भी नहीं देते। और इवन ऐसे भी देखे जो पहले जब सिलेक्शन हुआ था तब तो हाँ सर मैं सिलेक्शन की वजह से, इनकी वजह से मैंने इनसे पढ़ा था, फिर 5वीं वीडियो बाद जब अंडर द टेबल आ जाता है तो अरे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ, मैं तो उन्हीं से पढ़ता था, है ना। आप भी करोगे ऐसा मुझे पता है, तो इसलिए मैं कभी भी इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो इनके लिए मैं तो बोलता रहता हूं भाई साहब, जो जेन्युइन है जेन्युइन है, जो चीज जेन्युइन नहीं है वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसलिए बुरी लग जाती है तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं बोलते। तो आप लोगों को लगता है यार हम सही जगह पढ़ रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका नाम ज्यादा चल रहा है मार्केट में, जिसको देखो वो सिलेक्टेड बच्चा उसी की बात कर रहा, उन्हीं की बात कर रहा, उन्हीं की बात कर रहा है ना, ठीक है। अभी तो एक वीडियो देखा जिसमें एक पर्सन ने, है ना, एक वीडियो बनाई कि मैंने क्यों रिजाइन दिया, रिजाइन मैंने क्यों दिया, ये रीजन रहा रिजाइन देने का। और उसी रेजिग्नेशन की वीडियो में बुराइयां हो रही है कि भाई साहब बैंक की नौकरी मत करो, ये मत करो, ये ऐसे है वैसे है। और उसी वीडियो के अंदर ये बताया जा रहा है, अच्छा अगर आपको बैंक की नौकरी करनी है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैंने इन टीचर से पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक लगा हुआ। अरे भाई फिर वीडियो बनानी तो एक वीडियो बनाओ ना, खत्म करो बात को। या एक तरफ तो तुम बता रहे हो बैंक की नौकरी मैंने नहीं करी, बुराई कर रहे हो, दूसरी तरफ हाथों दिए भी बोल रहे अच्छा अगर आपको करनी है नौकरी, भाई बैंक की नौकरी नहीं कर रहे ठीक है, बस अगले में बता दो कि मैंने सोर्स फॉलो किया था, अगर आपको उसी जिस वीडियो में तुम रिजाइन की बात है उसी वीडियो में प्रमोशन हो रहा है। फिर एक और वीडियो आती है उसमें भी रिजाइन की बात, उसके अंदर भी आपको पढ़ना है करना। अरे भाई अगली वीडियो में सजेशन दे रहा हूं, ऐसे काम नहीं करता यूट्यूब, है ना। वो साफ साफ पता लगता है कि किस लिए आप वीडियो बना रहे हो। जेन्युइन बता रहा हूं, जेन्युइन आपके एडवाइस के लिए बता रहा हूं। अगर आप इस वीडियो तो आपके पास पहुंच जाए तो भाई एक सेपरेट वीडियो बना दो, वाई रिजाइन, ठीक है। उसके बाद अगली वीडियो में अलग वीडियो, टॉपिक अलग, फिर हेडिंग अलग होनी चाहिए ना, है ना। तो वो जेन्युइन लगती है चीज। ऐसे तो साफ आप पकड़ा गया, ये तो प्रमोशन करने के लिए वीडियो बनाई थी, है ना।
या आपको कहा गया था ऐसी वीडियो बनाओ जिससे व्यूज आएंगे, उसके अंदर मेरा ये वाला लगा देना, मेरा थंबनेल और मेरे लिंक डाल देना, ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट होंगे ना व्यूज, क्योंकि ऐसी वीडियोस पे ज्यादा आते हैं ना, इसलिए। या आपको कहा गया था ऐसा बनाने के लिए जानबूझ के। हाँ, अरे यार आज पता नहीं क्या क्या उगवा रहे हो, संडे का दिन, शुक्र है लाइव नहीं ली मैंने क्लास, है ना। सैटरडे या संडे को मेरी क्लास में ऐसा कुछ कांड होता ही होता है मेरे साथ, जब मैं भाग जाता हूं। अरे A group of artists called on President of India द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, पता नहीं ये रखूंगा भी कि नहीं रखूंगा, मैं काटने में बहुत एडिटिंग, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो अपलोड नहीं होगा। अरे सर टाइम से क्लास नहीं लेते, कोशिश जारी है ना, कोशिश जारी। अभी फिलहाल अपने आप को समझाया है कि कल से क्लास टाइम पे होगी, कोशिश जारी है ना। रिवीजन भी कराऊंगा, रिवीजन का एक मैंने पैटर्न सोच लिया, लेट मी क्लैरिफाई, रिवीजन की क्लासेस का मैंने एक पैटर्न सोच लिया, वो आपको कल से इंप्लीमेंट होता दिख जाएगा फिक्स टाइम पे, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा, आपको टेलीग्राम पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रात तक कि क्या मैंने पैटर्न सोचा है, उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले दिनों में लगातार काम करेंगे, ठीक है, लगातार मेरी तरफ से। हाँ जी, राष्ट्रपति भवन में ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहां पर उनको बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? बेसिकली यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर एक ना कला उत्सव टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक रेजिडेंस प्रोग्राम है ना, कि जो राष्ट्रपति भवन में यहां पर भेंट करते हैं 29 आर्टिस्ट, फिलहाल सोहराई, पत्तचित्र एंड पतऊ आर्ट फॉर्म्स के जो थे वो राष्ट्रपति भवन में रहे 14 से 24 जुलाई के बीच में, और उन्होंने अपनी वहां पर आर्ट को डिस्प्ले किया। आर्टिस्ट फ्रॉम झारखंड से हैं, ओडिशा से, वेस्ट बंगाल से हैं, यहां पर आपका ये पार्टिसिपेंट थे सेकंड एडिशन ऑफ कला उत्सव के। आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में यहां पर ये रहे थे। ये इन्होंने टाइप ऑफ आर्टिस्ट है, मतलब इस आर्ट फॉर्म के आर्टिस्ट है, अलग अलग इस स्टेट से हैं, तो ये आर्ट फॉर्म और ये स्टेट याद रखना इनकी रिस्पेक्टिवली। और ये यहां पर रहे थे किस प्रोग्राम के तहत? कला उत्सव। तो यहां पर अगर न्यूज में अगर आपसे बस क्वेश्चन आता है कि सोहराई आर्ट फॉर्म कौन से स्टेट का है, तो क्या ये कोई स्टैटिक अवेयरनेस है? मुझे बताओ, क्या एसएससी करंट अफेयर्स बैंकिंग में पूछी जा रही है, या इसके लिए अब हम भारत के सारे स्टेट्स के बारे में जानकर जाएंगे, एक एक वीडियो 2-2 घंटे की हम फालतू की देखेंगे? इज इट नेसेसरी? और अगर खुदा ना खास कोई क्वेश्चन आ भी गया ऐसा, तो आ गया, इसी को तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम फुल में से फुल थोड़े ना 40+ कैसे फिजिबल है लाना करंट अफेयर्स में, पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक। और वो किसी भी सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, ऐसा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में। आरआरबी पीओ में आ जाते हैं मैथ्स रीजनिंग अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अच्छे, क्योंकि वो इजी लेवल पे आती है। आईबीपीएस एसबीआई पीओ में तो बिल्कुल भाई साहब है ही नहीं, मतलब ही नहीं, उसमें तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में भी डब्बा गोल हो जाता है सबका, जैसा ही रीजनिंग जीए में होता है। तो वो थोड़े मार्क्स बनाकर एक कट ऑफ क्लियर करवा देती है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। इंटरव्यू के भी कुछ मैटर कर जाते हैं उसके अंदर, मार्क डिस्क्रिप्टिव के मैटर करते हैं, सभी मैटर थोड़े कर जाते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम वो बोझ क्यों लेके चले एक अपने ऊपर। इग्निटू एंड द अमरकंटक बिकम्स द हब ऑफ ट्राइबल एम्पावरमेंट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पेसा। पैसा क्या है? पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ओके, सो यहां पर पैसा का पूरा नाम ये है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ये यहां पर आपका बात कर रहे हैं इसको इंप्लीमेंट किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद दी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इग्निटू अमरकंटक। ये अमरकंटक जगह है, तो इग्निटू अमरकंटक, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इनके साथ कोलैबोरेट हुआ, एक एमओयू साइन किया गया, और इसके तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक वही ट्रेनिंग सेंटर पेसा में, पेसा क्या है, पेसा के अंडर ये एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें यहां पर एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें यहां पर क्या जाना है, ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए। तो चलो बस एक वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी इतना लंबा चौड़ा क्या पकड़ना। ट्राइबल एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, और इस ट्राइबल एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर आपका क्या किया जाएगा, इस पेसा एक्ट को फॉलो करके ट्राइबल एम्पावरमेंट को करने के लिए ये एक टाई अप यहां पर हुआ है इग्निटू अमरकंटक का, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। तो ट्राइबल एरियाज को एम्पावर करने के लिए ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा इनके द्वारा।
अगली न्यूज, नागालैंड यूनिवर्सिटी होस्ट करने जा रहा है 1 ऑफ 4 इंक्यूबेशन सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहां पर आपका एक इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब है यहां पर आपका जो स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद करने के लिए यहां पर नागालैंड में 1 ऑफ द 4 इंक्यूबेशन सेंटर, तो 4 इंक्यूबेशन सेंटर ऐसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में खोलने हैं, उनमें से एक इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स के लिए नागालैंड यूनिवर्सिटी में ओपन किया जाना तय किया गया है। यहां पर जो भी स्टार्टअप्स आएंगे उनको 5 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलेगी। 50 ऐसे स्टार्टअप्स को चुना जाएगा, 5 लाख रुपए उनको दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को और बिल्ड कर सके, ताकि अपने आप को और खड़ा कर सके, आगे लेकर जा सके, और अगर थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हो जाती है तो फिर उनको फर्दर इन्वेस्टमेंट देके और बड़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे ही और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऐसे ही और इंक्यूबेशन सेंटर नॉर्थ ईस्ट में और ओपन करने हैं। फिलहाल यहां पर आपका जो है नागालैंड यूनिवर्सिटी को उसके अंदर चुन लिया गया है, यहां पर वो इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। यहां के लोगों को, स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपए मिलेगा, पहले चुना जाएगा उनको, फिर मिलेगा। ठीक है, ये स्पॉन्सर किया जाएगा मेघालय बेस्ड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इंप्लीमेंटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनके द्वारा यहां पर इसको स्पॉन्सर किया जाएगा और 5 लाख रुपए 50 को दिया जाएगा। ओके, इंडिया ने कंप्लीट किया स्क्रीनिंग ऑफ द 6 करोड़ पीपल अंडर नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ओके, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो सिकल सेल जो डिजीज है उसको एलिमिनेट करने के लिए एक मिशन बनाया गया, नाम दे रखा है आपका। तो सिकल सेल डिजीज की स्क्रीनिंग पहले की जाए, ऑब्वियस है किसको है किसको नहीं है पहले ये तो पता होना चाहिए। तो उसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा कि 6 करोड़ लोगों को हम स्क्रीन कर चुके हैं, यानी टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें 2.15 लाख इंडिविजुअल को डायग्नोज हुआ है यहां पर एससीडी सिकल सेल, और 16.7 लाख को आइडेंटिफाई हुआ है एज अ कैरियर, मतलब वो आगे आगे लोगों में और दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं इसको। तो सिकल सेल डिजीज जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, कैरियर मतलब आगे आने वाली जनरेशन के पास हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है। तो ये चीज यहां पर सिकल सेल डिजीज से आती हुई स्टेट्स जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तराखंड है, इनमें स्क्रीनिंग टारगेट एक्सीड हो गया। 2.6 हेल्थ कार्ड्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हर एक स्टेट में, जिनको स्क्रीन हो चुका है, जिनके पास मतलब जिनके पास पहुंच चुका है, ये स्क्रीनिंग में टेस्टिंग हो चुकी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, यहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस देखने को मिले हैं। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 को यहां पर इसको लॉन्च किया गया था एलिमिनेट करने के लिए। 2047 तक हम पूरा एलिमिनेट करेंगे, तो पहले पता तो होना चाहिए किनको है ना, किनको है। वो एलिमिनेट तब होगा जब पहले पता चलेगा किनको है, तो अब फिलहाल पता चल चुका है। ठीक है, नेशनल एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग ऑन हर्ब सेफ्टी डोजियर्स हेल्ड एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। तो यहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में यहां पर एक नेशनल एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग जो है वो यहां पर आपकी ऑर्गेनाइज की गई है, हेल्ड एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा नेशनल एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग। ये कमेटी मीटिंग जो है वो को चेयर की डॉक्टर ए रघु जी के द्वारा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एंड डॉक्टर जीबी गुप्ता के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना, डॉक्टर ए रघु एंड दी डॉक्टर जीबी गुप्ता, इन दोनों के द्वारा चेयर की गई एक मीटिंग, एक एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग, जो कि हुई है कहां पर, ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इस गोवा में हुई है। इसमें किया क्या है, इसमें बेसिकली 4 हब्स की बात की गई थी, 4 आयुष हब्स की बात की गई थी। इनका किस तरह से इनका डेवलपमेंट प्रोग्रेस, किस तरह से इनको यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, जड़ी बूटियों को यहां पर आपका तो 4 कौन सी है, गोक्षुरा, तुलसी, हरिद्रा एंड दी चंद्रशुरा। तो ये 4 हर्ब्स हैं जिनके साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो 4 हर्ब्स हैं, इनको किस तरह से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके बारे में ही यहां पर एक कमेटी मीटिंग, एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई और उसको हेड किया गया डॉक्टर ए रघु गुप्ता जी और रघु जी के द्वारा। कहां पर बिठाई गई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में हुई है ये मीटिंग, और यहां पर इसमें इन 4 हर्ब्स के ऊपर, जड़ी बूटियों के ऊपर बातचीत की गई है। इनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरह से लोगों तक इनको पहुंचाया जा सकता है, इसकी जो क्या कहेंगे इसकी इंपॉर्टेंस को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहां पर ऑर्गेनाइज किया है। क्या ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया एक हाई लेवल म्यूजियम राउंड टेबल ऑन द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन म्यूजियम सेक्टर एट नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली।
तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में यहां पर आपका एक राउंड टेबल, एक मीटिंग यहां पर कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज जो किया गया है उसके तहत यहां पर आपका सिंपल है, इसमें और कुछ खास बात नहीं है। इसमें ये क्या रखा है कि हम जो म्यूजियम है उनको और डेवलप करना, किस तरह से उनको रेनोवेट करना, किस तरह से उनको और बेहतर करना, उसके लिए यहां पर एक राउंड टेबल कमेटी मीटिंग, राउंड टेबल मतलब एक जस्ट एक नाम दिया जाता है उसको मीटिंग को, तो वो एक मीटिंग यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहां ऑर्गेनाइज की गई याद रख लेना, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है ये मीटिंग, म्यूजियम्स को और बेहतर करने के लिए आपकी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज बैंकिंग की खबरों के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर था, बाकी खबरें इतनी ज्यादा नहीं थी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए एंड बढ़िया से उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी बातें कही हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझकर अपनी चीजों को, दिमाग को खोल के काम करना शुरू कीजिए। एंड करता हूं, मिलते हैं कल आपका अगले सेशन में। थैंक यू।